वीडियो जर्नलिस्ट बबलू अनुज के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल पेज। टैगलाइन, भरतपुर का लाल करेगा कमाल। भरतपुर का लाल कौन है? आप सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं। आपके अपने, आपके घर के सदस्य, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका यार भजनलाल, राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री, भरतपुर का लाल। क्या करेगा कमाल? निश्चित रूप से कमाल होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, कमाल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या कमाल कर सकता है, क्या कमाल हो सकता है, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपके भरतपुर में जो विकास कराना चाहते हैं, भरतपुर में जो विकास की संभावनाएं आपको दिखती हैं, क्या विकास हो सकते हैं, भरतपुर का स्वरूप कैसा होना चाहिए भविष्य में, उन सब पर आपके जो भी विचार हैं, उन विचारों को शेयर जरूर करें, कमेंट्स करते रहें और कार्यक्रम को देखते रहें। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम इंद्रजीत भारद्वाज उर्फ भूरा, जो आप सभी परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे परिचय दे दूं। गरीबों के, बेसहाराओं के, वंचितों के, असहायों के मसीहा हैं। उनकी आवाज़ मान लो इनको। तमाम मंचों पर तमाम समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। संघर्षशील एक जनप्रतिनिधि मान लो इनको। अब फिलहाल किसी पार्षद भी नहीं है, फिलहाल किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन किसी पोस्ट के मोहताज भी नहीं है, दुनिया जानती है। इनसे चर्चा करेंगे भरतपुर में विकास की क्या संभावनाएं हैं। भरतपुर से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं राजस्थान के, तो निश्चित रूप से भरतपुर का सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य, आपका भी सौभाग्य है। देखते रहिए कार्यक्रम को, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। जो भी आपके आसपास समस्याएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनको जरूर कमेंट्स करिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपकी सारी जो इच्छाएं हैं, जो सारी परेशानियां हैं, उनको राजस्थान सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास में आप भी सहभागी बने। इंद्रजीत जी, आपका स्वागत हमारे इस चैनल पर और इस चर्चा में। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बना दिए गए राजस्थान के। आपने संघर्ष किया है, तमाम क्षेत्रों में आपने देखा है, लोगों की समस्याओं को देखा है, नज़दीक से देखा है और उसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं। सफलता जितनी मिली उतनी मिली, अब सफलता ज़्यादा मिलने के संभावना बन जाती हैं, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया अपना हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन में भी और हर तरह से वहाँ ये संभावना बन जाती है कि वो काम पहले होना चाहिए। क्योंकि आप देख चुके हो पहले भी, और भी प्रदेशों के और भी सिटियों के हाल देख चुके हो, यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ से बिलोंग करते थे, जो उनके गृह जिले थे या उनके राजनीतिक जिले थे, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य कराए हैं। तो भरतपुर तो उनका गृह जिला है मुख्यमंत्री का। आप क्या मानते हैं, क्या प्राथमिकताएँ होनी चाहिए भरतपुर के लिए? देखो, सबसे पहले तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म भरतपुर 05 पर धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, सारे फॉलोअर्स को नमस्कार करना चाहता हूँ। जो आपका इस मुद्दा जो बनाया आपने, भरतपुर का लाल करेगा कमाल, ये भरतपुर का सौभाग्य है। 43 साल के बाद जगन्नाथ पारिया जी मुख्यमंत्री रहे, पहले 1 साल वो कार्यकाल रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री महोदय का जो क्षेत्र होता है, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे झालावाड़ हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, भीलवाड़ा हो, जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री आए हैं, सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने क्षेत्र को एक विकसित जिला बनाने का प्रयास किया है। जहाँ हमारे भजनलाल जी हैं, युवा हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कार्य करने की क्षमता अच्छी है। और ये भरतपुर के जिले के लोगों का सौभाग्य है कि वो भरतपुर उनका गृह जिला है और वो मुख्यमंत्री बने हैं। मैं समझता हूँ कि इन बीते हुए आज़ादी से लेकर आज तक बीते हुए सालों के अंदर भरतपुर की जो उपेक्षा हुई, शायद ईश्वर ने ऐसा कुछ लिखा होगा कि भरतपुर का पूरी राजस्थान का उद्धार हो। उस उद्धार
करने के लिए शायद भजन लाल जी को यहाँ भेजा है, जहाँ भरतपुर के विकास की काम है। देखो जी, सबसे पहले मैं एक ही चीज बात बता देना चाहता हूँ कि इस अर्थ युग में किसान को पानी, किसान को जब तक खेती का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि भरतपुर जिला एक सरसों उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल एग्रीकल्चर क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ के जो विश्व के पटल पर घना वर्सेंट्री है, पर्यटन के हिसाब से देखें घना है, और यहाँ किसान के पानी की सबसे तगड़ी समस्या है कि जो 90 फुट और 100 फुट और 150 फुट 200 फुट जो वाटर लेवल नीचे गया है, किसान को अपनी खेती की सिंचाई के पानी के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है, संसाधन उपजाने पड़ते हैं, हमें सबसे पहले उस किसान के दर्द को समझना चाहिए, उसके हित को देखना चाहिए। अभी पढ़ा है अखबारों में कि ERCP केंद्र सरकार में कार्य हुआ है। चूंकि अब डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे केंद्र हो, तीनों जगह सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं समझता हूं कि भरतपुर के लाल को एक मौका है कि इस भरतपुर जिले का किसान, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और लाल को मौका है नहीं, ये मौका उन्होंने इसको फाइट भी करने की पूरी कोशिश कर ली है। अभी आप शीघ्र ही आप शायद जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि शीघ्र ही MOU होने वाला है, तो MOU जिस दिन हो जाएगा उसी दिन से कार्य योजना बन जाएगी और ये कार्य प्रारंभ भी हो जाने की संभावना है शीघ्र। और निश्चित रूप से इससे 13 जिलों के जो किसान हैं उनकी जो प्यासी जमीन है उसको पानी मिलेगा, उनकी प्यास बुझेगी, और उसके अलावा 40% लोगों की भी प्यास इससे बुझने की जो ये प्रोजेक्ट है, तो निश्चित रूप से अच्छी पहल है और इस पहल पे बहुत पहले काम हो जाना चाहिए, लेकिन अब हो रहा है, जब भी हो देर सही दुरुस्त हो रहा है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन जो भरतपुर का लाल है, जो कमाल करने वाला है, अब तक भरतपुर के साथ जो नाइंसाफी किसी पार्टी की सरकार जो नाइंसाफी रही है, लेकिन अब भरतपुर के लाल होने का मतलब यह है कि भरतपुर के किसान को जो पानी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए वो मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि भरतपुर के लाल से कि ERCP का पानी भरतपुर को मिले, यमुना समझौते का पानी, क्योंकि राजस्थान, UP, हरियाणा और केंद्र में सरकार जो भी है, यमुना जल समझौते का जो पानी है उसको लाने के लिए जो संसाधनों की हमारी कमी है और कमी रही है, उन संसाधनों को भी पूर्ति करें, क्योंकि एक हमारे भरतपुर के उत्तरी क्षेत्र को जो सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा यमुना के पानी से हो सकता है और ERCP का दर से हो सकता है, क्योंकि 15-15 साल से हमारे यहाँ सिंचाई के बांध थे, उन बांधों के अंदर पानी नहीं आया। तो मैं तो ये चाहूँगा भरतपुर के लाल से कि सबसे पहले किसानों के लिए पानी और मजदूर के लिए रोजगार, क्योंकि मजदूर के लिए अगर रोजगार नहीं है तो जब तक विकास की कल्पना करना बेवकूफी है। मैं ये चाहूंगा, 5 साल तक कांग्रेस का शासन रहा था, 7 विधायकों में से 6 मंत्री रहे थे। 6 मंत्रियों ने, मुझे जहां तक लगता है और भरतपुर की जनता को जहां तक लगता है और आपको भी लगता होगा, आप कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, आप कहें ना कहें, लेकिन आप जानते होंगे कि इच्छा शक्ति का अभाव रहा है और उसी का परिणाम ये रहा है कि रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध नहीं हो सके। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यहाँ ऐसी जगह पे बसा हुआ है ये कि जहाँ विकास की संभावनाएं बहुत थी, लेकिन विकास की संभावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया और कुछ दुर्भाग्य भरतपुर का कि उसे NCR में जोड़ दिया गया। NGT के नियम लागू हो गए, TTZ की वजह से यहाँ रोजगार नहीं हो पाए, लेकिन उनको भी उनके मुताबिक भी यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते थे, लेकिन नहीं हुए। अब भजन लाल जो भरतपुर के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से वो इस पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्य योजना होनी चाहिए इसके लिए? तो जी मैं आपसे कहूँ, जो आपने NCR की बात की है, जो 2011-12 में केंद्र सरकार ने भरतपुर को जो NCR में लिया, तो उस समय एक बहुत बड़ी कल्पना की जा रही थी कि NCR में भरतपुर आ गया है, NCR के विकास के लिए बहुत पैसा आएगा। ये भरतपुर के बालों का दुर्भाग्य है कि भरतपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस के रहे हों, चाहे BJP के रहे हों, चाहे RLD के रहे हों, किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि NCR के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना के भेजें, भरतपुर के विकास की काम की कार्रवाई करें। लेकिन चूंकि आज NCR को हटाने की बात हो रही है, उसका एक ही कारण है कि NCR में क्षेत्र होने के कारण पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की जो सैंक्शन होती है वो उसको मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही कहूंगा सबसे पहले तो भरतपुर को NCR से निकाला जाए। जब मथुरा NCR क्षेत्र में नहीं है तो भरतपुर को शामिल करके भरतपुर के लोग। इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि NCR में से हटाने का मतलब क्या औचित्य है?
एनसीआर में रहते हुए भी यहाँ डेवलपमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई जा सकती हैं। एनसीआर की वजह से जो बजट यहाँ आना चाहिए था, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र से वो बजट यहाँ लाया जा सकता है उस डेवलपमेंट के लिए जो एनसीआर में रिक्वायर्ड है। तो निश्चित रूप से वो बजट यहाँ लाया जाए और उसके अलावा यहाँ आईटी इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। बिल्कुल हरियाणा से मिला हुआ है भरतपुर, अब डीग बन गया वो एक अलग बात है, लेकिन हरियाणा से मिला हुआ है। वहाँ आईटी सेक्टर पूरी तरह से डेवलप है। वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां, कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ लाई जा सकती हैं, कितने यहाँ इको फ्रेंडली ऐसे जॉब लाए जा सकते हैं जिनसे कि यहाँ वो एनसीआर में रहे, उसका भी डेवलपमेंट हो और ये इनसे भी डेवलपमेंट हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हो। इच्छा शक्ति कहाँ से लाओगे बड़ जी? हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अभी ये तो नए, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले विधायक हमारे आरएलडी के थे, उनको तो सिर्फ इतना सा ही काम था कि पब्लिक को ये सड़क बन गई, ये नाली बन गई, ये चौपाटी बन गई, कि ये मतलब क्या चीज बन गई। एनसीआर को आज तक न कांग्रेस के राज के एमएलए तो थे ही नहीं, 25 साल से बीजेपी यहाँ होल्ड कर रही है, आज तक किसी भी एमएलए ने या सरकार ने यहाँ से एनसीआर को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। सबसे तगड़ी जो इको फ्रेंड जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं भाई, करना केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये है कि भरतपुर टीपीजेड, एनजीटी, एनसीआर तीनों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। इन पर जो हमारा डेवलपमेंट का पैसा आना चाहिए, एनसीआर का जो पैसा आना चाहिए, वो पैसा भी नहीं आ रहा है। इधर इन तीनों की वजह से यहाँ कोई उद्योग धंधे विकसित नहीं हो रहे हैं। जो हमारे उद्योग धंधे थे, मैं ये कहता हूँ इको फ्रेंडली आप उद्योग की बात कर रहे हैं, आप प्रदूषण मुक्त उद्योग की बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, जीडब्ल्यू प्रदूषण मुक्त उद्योग नहीं था क्या? सिमको प्रदूषण मुक्त उद्योग नहीं था? एक डालमिया डेयरी मतलब टी के पॉल्यूशन था, जो धुआं उसका निकलता था डेयरी का, उसकी बात हो सकते हैं क्या? अपनी जो देखो अपन एक सेकंड में पूरी बात कर लेता हूँ। ये उद्योग क्यों बंद हुए? ये यहाँ की लेबर प्रॉब्लम की वजह से। लेबर प्रॉब्लम की जो आप बात कर रहे हैं, लेबर प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट 2008 के अंदर जो लेबर का समझौता हुआ, उस लेबर के समझौते को आज तक क्यों नहीं किया गया? व्यूअर्स जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 1 मिनट में बात करना चाहूंगा। व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जरूर अपने कमेंट्स करें कि क्या आवश्यकता है और क्या होना चाहिए भरतपुर के लिए, प्राथमिक रूप से क्या आवश्यकताएं हैं। और हमारे साथ जो भी व्यूअर्स जुड़े हैं वो कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स अपना पूरा ये बताते रहें कि जो भी यहाँ डिस्कशन चल रहा है उसमें कहाँ कोई गलती है, या इनकी तरफ से कोई गलत फीड किया जा रहा है, या मेरी तरफ से कोई गलत क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका कमेंट्स जरूर करते रहें। लेकिन भरतपुर के विकास में सहभागी बने, सहयोगी बने और अपने विचार जरूर व्यक्त करते रहें। तो निश्चित रूप से आपसे यही मेरी विनती। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2006 में जो समझौता सिमको की लेबर के साथ, सिमको प्रबंधन के साथ, राजस्थान सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ, और वो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में हुआ था। लेकिन आज भरतपुर गृह जिले के जो मुख्यमंत्री, आज उनको मौका है कि जो 1635 श्रमिक थे जिनके साथ समझौता हुआ, आज उनको हक दिलाने का मौका है, सिमको को सरवाइव करने का मौका है। कि 480 बीघा जमीन लेके एक सिमको फैक्ट्री बैठी है और 60 बीघा के अंदर फैक्ट्री संचालित है, 420 बीघा खाली जमीन पड़ी हुई है। अगर इंडस्ट्री के रूप में इसको विकसित किया जाए तो मैं समझता हूँ कि भरतपुर, हाँ, ये प्रस्ताव आपका मानने योग्य है और इसी प्रस्ताव की वजह से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है कि आपके प्रस्ताव क्या हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। यहाँ जो उनकी टीम है उस टीम तक ये प्रस्ताव पहुंचे, जिससे कि वो मुख्यमंत्री के सामने इसे पुटअप कर सकें और मुख्यमंत्री इस पर प्रसंज्ञान ले सकें। सबसे बड़ी बात ये है, जो बात आती है सिमको की और जीडब्ल्यू की, सिमको जीडब्ल्यू ये एनसीआर में आने से पहले ही ये कंपनियां खत्म हो गई थी, यहाँ से चली गई थी। उसका वजह लेबर प्रॉब्लम थी उस समय की लेबर प्रॉब्लम जो मानी जा रही थी। एक्चुअल क्या था ये अपन पता नहीं है, लेकिन जो सूत्र जो बताते हैं, जो जानकारी जो आती है उससे यही था कि लेबर प्रॉब्लम की वजह से उन उद्योगपतियों ने यहाँ से उसको शिफ्ट करना उचित समझा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसा एस्टेब्लिशमेंट पुनः होना चाहिए, क्योंकि अब जब मुख्यमंत्री भरतपुर के बन गए हैं तो निश्चित रूप से भरतपुर में इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए। एनसीआर से निकालने का कोई औचित्य नहीं लगता। एनसीआर के ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, एनसीआर का बजट यहाँ लाया जाए, उससे डेवलपमेंट किया जाए। और उसकी चूंकि एनजीटी एनसीआर की वजह से एनजीटी है,
एनसीआर क्षेत्र में, इसलिए एनजीटी के रूल्स लागू हो रहे हैं। टीटीजेड ताजमहल की वजह से है, तो ताजमहल तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से हम यहाँ जो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज या ऐसे जो ला सकते हैं, इसको एजुकेशन हब बना सकते हैं। इसको अपन क्या ऐसा नहीं कर सकते कि अपन यहाँ इसको टूरिस्ट सर्किट बना दिया जाए? गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। देखो जी, ऐसा है कि भरतपुर ट्रायंगल पर स्थित है, टूरिज्म बन सकता है, हेरिटेज की बहुत बड़ी संभावना है। जहां आपने सिमको की बात की, जीडब्ल्यू की बात की, सबसे तगड़ी समस्या इस बात की है, परफेक्ट पॉटरी की जमीन रही हो जो उद्योग था, जीडब्ल्यू की जमीन रही हो वो उद्योग था। जब राजस्थान सरकार के द्वारा इनको फ्री होल्ड कर दिया गया, फ्री होल्ड करने के बाद इनको बेचान हो गया, इन पर प्लॉटिंग हो गई, तो आप ये बताइए कौन इंडस्ट्रियल उस जमीन पर अपना प्लॉटिंग करेगा? तो चलाएगा? इसकी जांच होनी चाहिए, इन चीजों की जांच होनी चाहिए। हम तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि 480 बीघा की लीज डीड जो सिमको के पास है उसका ये मुआयना करना चाहिए कितनी जमीन उनके काम आ रही है। अगर शेष जमीन बचती है तो वहां इंडस्ट्रियल को कहीं से आमंत्रित करें, फ्रीवे जो बनाए, आप उनको अन्य लोगों को उसको अलॉट करें। अब जैसे आप देखिए जसवंत प्रदर्शनी के अंदर पशुपालन का महाविद्यालय खोल दिया गया। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, जसवंत प्रदर्शनी की बात करूंगा, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने इंद्रजीत लिखा है कि एक तो रीट जो एक्यूज हैं उनको जेल में भेजना चाहिए, रीट के जो भी दोषी हैं, तो निश्चित रूप से। दूसरा, हमारे ये प्रमोद शर्मा हैं जो रीट के एक्यूज को वो देख रहे हैं, लिटिल मोन इसका वाचिंग कर रही हैं, इसमें कई लोग देख रहे हैं, चंद्रकांत जी शर्मा भी इसे वाचिंग कर रहे हैं, और भोला जी कोई मंगला भट्ट हैं, ये भी कोई वाचिंग कर रही हैं। भोला भरतपुर ये कह रहे हैं अगर इंद्रजीत भारत जैसे ऐसा आपका बड़ाई कर रहे हैं, ये इसमें विधायक हों तो गारंटी से भरतपुर का विकास हो सकता है। तो भोला जी को जरा आप अपना थैंक्स दे दें। ये कोई तेजवीर चौधरी हैं, ये जोधपुर की आधार पर इसका विकास होना चाहिए भरतपुर का, ये मांग उठा रहे हैं। चंद्रकांत शर्मा हैं, भरतपुर में मास्टर प्लान आना चाहिए। निश्चित रूप से जब पब्लिक का लोड बढ़ जाता है तो मास्टर प्लान जरूरी हो जाता है। आज जो जाम की समस्याएं जगह जगह देखी जा रही हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरी जो राजस्थान सरकार की योजना थी, ये अपनी प्रशासन शहरों के योजना, तो इसमें जो पट्टे वितरण का कार्यक्रम था, ये पट्टे वितरण में क्या हुआ कि लोगों ने जगह जगह पहले एंक्रोचमेंट की और उसके बाद उसको वो कर लिए, पट्टे वितरण में वो ले लिए, पट्टे ले लिए, और उसके बाद ये और समस्या पैदा हो गई। अब लीगली उनका हक हो गया एंक्रोचमेंट के बाद। एक हमारे नवीन तिवारी हैं, वो भी राम राम साहब कर रहे हैं आपको, भूरा जी। भोला जी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाला नेता इंद्रजीत भूरा है। तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो लगातार कमेंट्स आपके कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो समस्या इन्होंने उठाई है कि ये जो अब चूंकि पब्लिक लोड बढ़ गया है, एनक्रोचमेंट हो चुका है, अभी जगह जगह जो परेशानी आ रही है, मास्टर प्लान आने की जो बात आ रही है सामने, इसके लिए भी मांग की जानी चाहिए भरतपुर की जनता की तरफ से। एक प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहिए मुख्यमंत्री से, तो आप लोगों को भी आगे बढ़ के भरतपुर के विकास में सहयोगी होना चाहिए। क्या आप ऐसा प्रयास करेंगे? मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे, आप लोग अपने जो प्लान बना के देंगे मुख्यमंत्री को, जिससे मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लें कुछ? देखो, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे भरतपुर का मुख्यमंत्री है, और इस बात को लेकर हमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं अपने मन के अंदर रखनी चाहिए, ना ही हमें मतभेद रखना चाहिए। जहां भरतपुर के विकास की बात, मास्टर प्लान की अपन ये बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि भरतपुर देश की आज़ादी से लेकर आज तक वहीं की वहीं है। आप देखेंगे भरतपुर के अंदर मार्केट कुंभलगढ़ से बिजलीगढ़ के अलावा कोई दूसरा ऐसा मार्केट डेवलप नहीं हुआ जिसको हम भरतपुर को कुछ दे सकें। आज आवश्यकता है नया भरतपुर बनाने के लिए, जो आज हमारे पास संसाधन के रूप में मुख्यमंत्री मौजूद है। जहां मेरे भाई ने अभी रीट के बारे में पूछा, उसके लिए मुख्यमंत्री ने आते ही एसआईटी नियुक्त कर दी है, और मैं तो ये चाहूंगा चाहे इसके लिए कोई भी हो जिसने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसको जेल के अंदर होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए उसको ताजीवन। सरकार में अगर नौकरी हो तो नौकरी से वंचित रखना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति से ऐसे व्यक्तियों को दूर रखना चाहिए जिन्हें पढ़े लिखे बच्चों के साथ एक विश्वासघात और धोखा किया है। जहां सड़कें सकड़ी हैं तो भरतपुर की जो बसावट है एक कटोरे के रूप में है। तो सबसे पहले इस पर 3 नदियों का अटैक है, रूपारेल, बाणगंगा, गंभीर। अब पानी का आना हो गया बंद, पानी का आना बंद हो गया, सीएफसीडी का निर्माण चल रहा है, लेकिन जहां रोड चौड़ी करने का मामला है, अगर आप पुराने नक्शे उठा के देखेंगे तो रोडों की चौड़ाई उस समय की जनसंख्या के हिसाब से
ठीक थी, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे एंक्रोचमेंट किया। इसके लिए भी हम ये चाहेंगे कि जो आबादी का भार पुरानी सिटी के ऊपर है, आबादी का भार जो पुरानी सिटी के ऊपर है, इस आबादी के भार को कम करने के लिए हमारी यूआईटी को, हमारे नगर निगम को नई नई आवासीय स्कीम डेवलप करनी चाहिए, एक नए भरतपुर को बसाने की रूपरेखा तय करनी चाहिए, जिससे कि जो लोड सिटी के अंदर है, शहर के अंदर लोड बढ़ रहा है, उसको हम बाहर जा सके। तो रियासतकालीन जो दरवाजे हैं अपने, उन दरवाजों के बीच में जो शहर है, वो शहर पुराना शहर है, उसको वो अगर अपने स्वरूप में भी आ जाए, जो जिस स्वरूप में उसकी बसावट हुई थी, अगर उस स्वरूप में भी आ जाए तो ही भरतपुर का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। आज इतना एनक्रोचमेंट हो चुका है, आप खुद जानते हैं, आपके सामने देखते देखते कितना एनक्रोचमेंट हो चुका है कि और उसको फिर रेगुलाइज कर दिया गया। ये आप देखिए, रेगुलाइज भी उसको कर दिया गया, मतलब किसी ने गलती की, उसको फिर एप्रिशिएट और किया गया सरकार के द्वारा। यस, क्या ये सही बात थी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चूंकि भरतपुर रियासत काल में एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, एक भरतपुर को सुंदर बनाने की बहुत बड़ी इच्छा थी, और उन्होंने ऐसा राजा महाराजाओं ने हमें किया कि भरतपुर की जो मुख्य रोडें हैं शहर के अंदर, जो परकोटे के अंदर जितनी भी रोडें हैं, आप उठा के देखेंगे उस परकोटे के अंदर जो सड़कें थी, उस सड़कों के दोनों तरफ नाले थे, दोनों तरफ नाले थे। आज उठा के हम देखेंगे तो नाला निकलेगा, नाला निकलेगा, लेकिन हमारी जो शासन व्यवस्था है या प्रशासन की जो व्यवस्था है, उसके चलते वो स्वरूप बिगड़ा है। अन्यथा जो नाले थे, कभी गंदगी नहीं रहती थी और सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, उसको निकालने के लिए बहुत बड़ा अभियान यहाँ चलाना पड़ा। देखो, प्रशासन सरकार के निर्देश पर चलता है। प्रशासन यूपी में भी पहले जो काम नहीं होते थे, यूपी में योगी सरकार आने के बाद काम होने लग गए। वही पुलिस थी, वही संसाधन थे, और उसी ने क्राइम पे अंकुश लगा दिया। वही सारे साधन होते हैं, प्रशासन के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। इच्छा शक्ति अगर राजनेताओं की होती है तो वही प्रशासन उसी हिसाब से काम करता है, और प्रशासन की कभी कोई कमी नहीं कही जा सकती। कमी राजनीतिक इच्छा शक्तियों की होती है, उसकी वजह से ही कहीं अपराध होते हैं, कहीं डेवलपमेंट होते हैं, कहीं लोगों को सुरक्षित महसूस करते हैं और कहीं लोग घबराते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन वही होता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। अब यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति, अब आपसे अगला क्वेश्चन लूं उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स के व्यूज देखना चाहूंगा। उसमें एक तेजवीर चौधरी इस बात को कह रहे हैं, सबसे पहले जयपुर की तर्ज पर। ये एक बहुत बड़ी बात है, आपने कहा था जेडीए अब अपने इसकी तरफ यूआईटी या नगर निगम से काम होने चाहिए या उनके अधिकारियों की कमी रही है। ऐसा नहीं है, अगर जेडीए की तर्ज पे जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऐसे भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बन जाए, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के बाद कुछ लीगल अधिकार भी आ जाते हैं उनके पास। तो निश्चित रूप से अथॉरिटी बना के अगर यहाँ काम किया जाए तो एक मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप लोग जैसे आप जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो अगर जाके जयपुर में मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का मांग रखें तो हो सकता है इस पे भरतपुर में अथॉरिटी बन सकती है। नहीं, देखो, भरतपुर के अंदर अथॉरिटी दो या तीन अथॉरिटी बन सकती है। सबसे तगड़ी सुजान गंगा प्राधिकरण का गठन, किले का प्राधिकरण होना चाहिए। किला और सुजान गंगा ये आपके रालोद के मंत्री महोदय ने तो रालोद के मंत्री महोदय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। आपके कांग्रेस के अलायंस थे, वो अलायंस नहीं था, अलायंस इस बार नहीं है, इस बार अलायंस नहीं है। मैं कांग्रेस का नहीं मानता, जिस आदमी ने कांग्रेस को समाप्त किया हो मैं नहीं मानता। ठीक है, ऊपर क्या स्थिति हो सकती है, लेकिन आज जो वर्तमान है, आज भरतपुर है। भरतपुर आज हमें भरतपुर के बारे में सोचना चाहिए, भरतपुर के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। चाहे हमारा प्रतिद्वंदी राजनीतिक व्यक्ति का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाए, हम ये चाहेंगे सुजान गंगा और किले का एक प्राधिकरण का गठन हो। आप कह रहे हैं कि जयपुर प्राधिकरण की तरह से ही यूआईटी का प्राधिकरण बने, क्योंकि अब तक अक्सर क्या होता है, 15-15 साल कॉलोनियां कटती जाती हैं, उनके डेवलपमेंट नहीं होते। तो मैं तो ये चाहूंगा प्राधिकरण यूआईटी भरतपुर विकास प्राधिकरण बने, उधर सुजान गंगा और किले का एक प्राधिकरण बने। दूसरा, भरतपुर जिला को जो है हमारा, इसको हेरिटेज जिला घोषित हो, जिससे कि यहाँ डेवलपमेंट की संभावना हो।
एक हमारे ब्रजेश जी गुप्ता हैं, वो देख रहे हैं लगातार इसको, लेकिन कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उसको क्या कमेंट्स करें, या वो उनके दिमाग में कोई ऐसी समस्या नहीं है। भरतपुर उन्हें पूरा विकसित लग रहा है। हेमेंद्र गोयल हैं हमारे, ये हेमेंद्र गोयल एक बात कह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, अच्छी बात कही है इन्होंने। सिमको स्कूल को वहाँ से जो टूट गया था उसे भी बनवाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। तो निश्चित रूप से आपकी बात पर भी ध्यान देना होगा भरतपुर प्रशासन को, जो वहाँ तक, या भरतपुर के जो उनके लोग हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो पार्टी के लोग भी हैं, या जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके नज़दीक हैं, तो उनको इस बात का खबर मुख्यमंत्री तक पहुंचानी चाहिए, और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम पहुंचाएंगे। संघर्ष का दूसरा नाम इंद्रजीत भारद्वाज है। आपकी काफ़ी बड़ाई हो रही है, आपके काफ़ी लोग हैं। निर्भय सिंह बड़ेसरा जी भी यहाँ इसको देख रहे हैं। ERCP पर आंदोलन किया है निर्भय सिंह जी बड़ेसरा साहब ने, लंबे समय तक आंदोलन किया है, और काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए थे। उनका सजेशन भी ये था कि ये जो यहाँ से है, ये बांध से इसको जोड़ रहे हैं, अपने अजान बांध तक जोड़ ला रहे हैं पानी, और अजान बांध के थ्रू यहाँ आएगा पानी। उसके लिए अभी हमारी करीब 2 नहर जो रह जाती हैं, रूपा रेल और ये सूखी रह जाती हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई कार्य योजना ऐसी बननी चाहिए कि उनको बंधों को भी जोड़ के वहाँ तक पानी एक वितरिका ऐसी बने जिससे उनको भी कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि इसका इधर का क्षेत्र प्यासा रह जाएगा। इधर के जो अलवर से इधर से अटैच क्षेत्र है, तो ये प्यासा रहने की संभावना है। तो इसमें ऐसा है कि ERCP के निर्भय सिंह बड़ेसरा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ERCP पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनको फेसबुक पे मैं देखता रहता हूँ कि ERCP पे काम चल रहा है। लेकिन मेरा इसमें यही है कि DPR का अध्ययन हमारा नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा यही मैंने इनसे ये भी निवेदन किया था कि अभी पूरी तो DPR नहीं आई है, बन जानी चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भरतपुर रियासत के राजा महाराजाओं ने भरतपुर की जमीन को सिंचाई करने के लिए जिस प्रकार के जो बांध बनाए, चाहे अजान बांध हो, सेवर अपर हो, सेवर लोअर हो, हलेना साइड में बांध है, ये हिलक के बांध हैं, इस प्रकार के जो बांधे हैं, हम ये चाहेंगे कि ERCP सभी बांधों को जोड़ने का काम करे, कनेक्ट करे, और बरसात के मौसम में जो चंबल के अंदर बेसिन का जो अतिरिक्त पानी है, उस पानी को इन बंधों के माध्यम से भरकर कम से कम लोगों को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। ये हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भरतपुर जिले की संबंधित जो DPR है उसमें इस बात को कोड करें कि भरतपुर जिले में जितने भी हमारे बांध हैं सिंचाई विभाग के, उन बांधों में पानी बरसात के मौसम में लाकर क्षेत्र को हरा भरा बनाने में, क्षेत्र को पानी की सुविधा, किसानों को पानी दिलाने में ये अहम। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा वाटर लेवल है, ऊपर का वाटर लेवल जो बांध क्षेत्र है उस पर मीठा पानी था। जब पानी बांधों के अंदर होगा तो पानी रिचार्ज होगा, जब रिचार्ज होगा तो पीने का पानी हमें मीठा मिल सकता है, पशुओं को मीठा पानी मिल सकता है। दूसरा, उस किसान जो पानी के लिए, संसाधनों के लिए मशक्कत करता है, उसको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इजी पानी उपलब्ध होगा। इस काम को हमें निश्चित करना चाहिए। मैं बड़ेसरा की बातों से सहमत। बिल्कुल, बड़ेसरा जी काफी संघर्षशील हैं और काफी समय से इसमें प्रयासरत हैं, और उन्होंने कुछ सजेशंस भी हैं, और उन सजेशंस एक्चुअली है क्या कि ये ERCP की योजना जो है कई चरणों में पूरी हो रही है। अभी तो कह रहे उसका ड्राफ्टिंग हो रही है, ड्राफ्ट बनेगा, MOU साइन होगा, उसके बाद जो व्यवस्थाएं चालू होंगी, उसके बाद चरणों में, कई चरणों में काम होगा। तो हो सकता है कि पहले चरण में ना हो पाए, लेकिन सेकंड चरण में, थर्ड स्टेज में मैं आपको जानकारी दूं, इस पर शायद 2 बांधों पर 1700 करोड़ रुपए का काम चालू हो चुका है। सवाई माधोपुर ईसरदा बांध इस पर तैयार किया जा रहा है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट के टाइम, स्टेट गवर्नमेंट से ही किया जाए, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सबसे तगड़ा फायदा है कि जो 10% राशि राज्य सरकार को देनी है, उसमें 2500 करोड़ रुपए की आने की संभावना है, जिसमें 1700 करोड़ रुपए खर्च गवर्नमेंट कर चुकी है, तो 8 करोड़ रुपया इनको 800 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। लेकिन ERCP योजना को हमें बड़ी बारीकी से भरतपुर जिले के किसानों को, भरतपुर जिले के जनप्रतिनिधियों को इसका सर्वे जरूर करना चाहिए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि कोई क्षेत्र से वंचित नहीं रहे, इस पर इन्होंने काम करना चाहिए। जहां सिमको की स्कूल की बात होलर ने जो हमारी बात उठाई, मैं इस बात से सहमत हूँ। इस सिमको स्कूल जिस समय तोड़ा गया था, उस समय हमने इस पर आंदोलन भी खड़ा किया। तो उस समय माननीय तत्कालीन हमारे जो मंत्री, भरतपुर क्षेत्र के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग गिरास हुआ है, PWC रिपोर्ट लेकर तोड़वाया था। उन्होंने ये घोषणा की थी कि इस स्कूल को पुनः इस पर बनवाया जाएगा, लेकिन 5 साल उनके निकल गए, लेकिन वो स्कूल नहीं बन पाया। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को या जिला प्रशासन को सिमको टीटागढ़ प्रबंधन को इसलिए पाबंद करें कि वो 63 लाख या 64 लाख से जो स्कूल बनना है, उस स्कूल को वहां बनाए।
क्योंकि सिमको फैक्ट्री के आसपास जो लेबर क्लास के जो लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग, उनके बच्चे जो रहते हैं, वो जो शिक्षा के अधिकार से पूर्ण रूप से वंचित चले आ रहे हैं। देखो अपन एक पर्टिकुलर भरतपुर की बात कर रहे हैं, सिमको में नहीं। देखो भरतपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केवल भरतपुर सिटी के नहीं है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के हैं। हम अगर भरतपुर जिले की बात करें, और भरतपुर जिले में अभी हम डी को अलग ना करें, है ना, अभी डी को अलग ना करें हम, तो भरतपुर जिले में पूरे में आवश्यकता इस बात की है कि इसको एजुकेशनल हब बनना चाहिए, जहां किसानों के बच्चे भी, जहां दूसरे गांव को छोड़कर कस्बों में आते हैं या शहर में आते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वहीं उनको स्कूल इस स्तर के मिल जाए, पढ़ाई इस स्तर की मिल जाए, तो वो वहां भी काम कर सकते हैं। तो कार्य योजना ऐसी बननी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? देखो, मैंने पहले ही कहा, बांसवाड़ा हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, ये सारी सुविधाएं जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ होती है। अब जैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमराई हुई है, बिल्डिंग को उटपटांग बना दिया गया। प्रोफेसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 6 किलोमीटर मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो स्कीम नंबर 10 सामने है, हॉस्पिटल सामने, वहाँ प्रोफेसर के क्वार्टर्स बनने चाहिए, क्योंकि मरीज यहाँ है, वहाँ कॉलेज है, वो शिक्षा देने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन कोई मरीज, हार्ट का मरीज यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और प्रोफेसर 7 किलोमीटर दूर से चल के आएगा, बाजार में घुसेगा, भीड़ होगी, तब तक हार्ट का मरीज तो एक्सपायर हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री को चिकित्सा के क्षेत्र में तो ये काम करना चाहिए। दूसरा, शिक्षा की जो बात आती है, क्योंकि आज आदमी का सबसे तगड़ा मूल अधिकार जो है एजुकेशन राइट और मेडिकल राइट, ये 2 राइट ऐसे हैं कि ये जरूरी है। शिक्षा के हब के लिए जो यूनिवर्सिटी हमारी थी वो डी जिले के अंदर चली गई। एक यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ बननी चाहिए, एजुकेशन, वो एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। पशुपालन का महाविद्यालय सैंक्शन है, तो उसको यहाँ जसवंत प्रदर्शनी में लाया जा रहा है, उसको सिमको साइड भेज सकते हैं या सांवलासी घड़ी पे भेजा जा सकता है, जमीन सरकार के पास उपलब्ध है। तो एजुकेशन हब बनाने के लिए बिल्कुल एजुकेशन हब, मेडिकल हब, ये दोनों चीजों की आज भरतपुर जिले को अत्यंत आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में जो शासन रहा था, भरतपुर विधायक रहे थे, भरतपुर से मंत्री भी, मतलब भरतपुर विधायक मंत्री भी रहे थे राजस्थान सरकार में, वो कहते हैं कि मैंने जो काम स्टार्ट कराए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, वो काम आगे बढ़ाने चाहिए। क्या ऐसे काम थे, जरा पॉइंट आउट करेंगे? आपकी सरकार के वो रहे हैं, वो अलायंस रहे हैं, आपके कांग्रेस के अलायंस रहे हैं, क्या ऐसे उन्होंने विशेष कार्य कराए थे भरतपुर में? मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर सीएफसीडी का निर्माण है तो नगर निगम को 150 करोड़ का ऋण दिला के काम कराया गया है। मैं तो ये चाहूँगा माननीय भजनलाल जी से कि इसको टेक ओवर करें, इसको देखें और इसके लिए जो पैसे की आवश्यकता हो सरकार से उसको उपलब्ध। क्या आप मानते हैं सीएफसीडी जो मानक हैं उन पर सही चल रही है? देखो, मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन सबसे तगड़ी बात, जो सीएफसीडी का निर्माण किया गया उसको विधि विधान से इसको स्टार्ट नहीं किया गया, ना इसके काम को बढ़ाया जा रहा है। सीएफसीडी के अंदर जो किसानों की खातेदारी की जमीन है, एक भी किसान को मुआवजा देने का काम इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि जो किसान की एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर भूमि है, ना तो उनको खातेदारी से बेदखल किया गया, और जब बेदखल नहीं किया गया तो उनका जो मुआवजे का राइट था, ना तो जमीन अबाप्ती की गई, ना उनको मुआवजा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने आने वाली है। सीएफसीडी की चौड़ाई को लेकर आप संतुष्ट हैं? नहीं, सीएफसीडी की चौड़ाई मैं एक्चुअली बताऊं आपको, सन 72 के अंदर जब भरतपुर के अंदर बाढ़ आई थी, तो उसके तत्कालीन हमारे केंद्रीय मंत्री बाबू राजाधु जी ने एक कमीशन भरतपुर भेजा था। पटना यूनिवर्सिटी का एक कमीशन आया था, गंगा फ्लड कमीशन के नाम से बन के आया था। उसने जो रिपोर्ट 72 की बाढ़ को देखते हुए सीएफसीडी के पानी के कैचमेंट की या पानी के बहाव की जो दी, उसमें यह दिया था कि 0 चेन से लेकर 37 चेन तक, यानी 0 चेन इसको अटल माना है, 37 चेन यहाँ तक इसकी 35 फुट की नाले की उन्होंने अनुशंसा की थी, और 38 चेन से लेकर 166 चेन जगीना गेट तक की जो अनुशंसा 40 फुट की गई नाले की। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं इसकी सीएफसीडी की चौड़ाई जो इन्होंने 80 रखी है वो उचित रखी है। क्यों कि जो बाढ़ की संभावना पहले हुआ करती थी, रूपा रेल, बाणगंगा, रूपा, इन पे सारे पर एनीकट बना दी गई, 5 बांध बना दिया, रामगढ़ बांध बन गया, रूपा रेल का पानी रोक दिया। जब वो बाढ़ का ही पानी रुक गया तो सीएफसीडी में पानी आएगा कहां से? दूसरा, भरतपुर के अंदर जो करोड़ रुपए की लागत है सीवरेज लाइन डाली गई है, तो सीवरेज का पानी सीएफसीडी में जाने से रुक गया। तो पानी का जो फ्लो सीएफसीडी का होना चाहिए
उसके अनुसार चौड़ाई इसकी उचित क्या है। सीएफसीडी की तो आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जो सीवरेज है उसका पानी रुक गया का मतलब क्या, सीवरेज कंप्लीट हो गई? सीवरेज जिस तरह से रीट के लिए भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री ने एसआईटी नियुक्त की है, उस पर एसआईटी एक सीवरेज पे अगर नियुक्त हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ उसमें दूध का पानी का पानी इसमें बाहर निकल के आ जाएगा। जो इसके अंदर कंपनियों ने जो घोटाला किया है या अधिकारियों ने घोटाला किया है, सीवरेज एक बारूद के ढेर पर भरतपुर बैठा हुआ है। जिस दिन सीवरेज लीकेज होगी, जो भरतपुर की जो मिट्टी है वो खिसकती है, खिसकती नहीं, पानी के साथ बहती है, रोमनी मिट्टी कहते हैं, यहाँ रोमनी मिट्टी है, वो बहेगी। जैसे ही सीवरेज लीक होगी पानी निकल के बहेगी, धाड़ मकान फटने लगेंगे, गिरेंगे। एक दिन ये समस्या आने वाली है अगर इस पर समय से पहले गौर नहीं किया गया तो। सीवरेज का जो काम हुआ था, एक तो काम लेट हो गया, 10-12 साल हो गए सीवरेज को, 1.5 साल का कंप्लीशन पीरियड था, आज करीब 12 साल हो गए, अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ, 80% कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा कनेक्शंस जो दिए गए, कुछ एरिया में कनेक्शंस दिए गए, मनमाफिक कनेक्शंस दिए गए, एक कार्य योजना के तहत योजना नहीं बनाई गई कनेक्शंस देने की। भरतपुर के अंदर सारा अनप्लान्ड काम हुआ है, चाहे चंबल लिफ्ट पेयजल योजना हो, चाहे सीवरेज हो, ये समय से पूरी आज तक नहीं हुई। जहाँ सीवरेज की बात है, कनेक्शन देने की आप जो बात कर रहे हैं, कनेक्शन के लिए जो मटेरियल उपयोग किया गया है, इतना घटिया उपयोग किया गया है कि साइकिल का पहिया चढ़ने के बाद पाइप टूट जाता है, टूट जाता है, इतना घटिया मटेरियल किया गया है। यानी क्या कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया। एंटी फ्लो की समस्या लोगों को आ रही है। हाँ बिल्कुल, वापस सीवरेज लेटरिन की सीट में आ रही है, पॉट पे आ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सीवरेज भी एक रीड की तरह से एसआईटी नियुक्त करने का काम है, इसमें भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का काम सीवरेज का है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज तक सीवरेज का जो टैंक है वहां तक सीवरेज का पानी नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए दोष अपन प्राइमरी तौर पर किसको माना जा सकता है? तो इसका दोष मैं एक चीज बताऊं आपको, इसका दोष जो भी है वो टेक्निकल है। हाँ, अक्सर क्या होता है कि टेक्निकल अधिकारियों को, जो पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं, वो उनको ये प्रेशर बनाते हैं कि बिल पास करिए, निकालिए, करिए। अब प्रत्यक्ष रूप से हमारा यहाँ का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि दोषी है और वास्तविक रूप से उसमें टेक्निकल स्टाफ दोषी है। सुजान गंगा खाओ कमाओ योजना के लिए आप क्या कहेंगे? तो जी, सुजान गंगा एक यहाँ का चुनावी मुद्दा बन चुका है, लेकिन मुझे अब आशा यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री भजन लाल सुजान गंगा पर निश्चित ध्यान देंगे, भरतपुर किले पर ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं कहूँगा, भजन लाल से यह अनुरोध करूंगा, मैं मिला तो कहूँगा कि सुजान गंगा किले को लेकर एक प्राधिकरण यहाँ बनाए और उस प्राधिकरण में सुजान गंगा किले प्लस जो हमारी रियासतकालीन अच्छी बिल्डिंग है उन प्राधिकरण को शामिल किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि ईएसआई का स्मारक है, ईएसआई के पास जाना पड़ेगा। जब तक प्राधिकरण का आदमी, ईएसआई का आदमी प्राधिकरण के रूप में यहाँ नहीं बैठे, यहाँ संसाधन समाधान नहीं हो, तब तक इसका विकास नहीं हो सकता। इसको चुनावी मुद्दा बनाने से इसको हटाना पड़ेगा, किसी ने कोई काम नहीं किया। देखिए यहाँ पे एक अब नारा और चल गया है एक भरतपुर में, जो जल्द ही सुनाई दे रहा है लोगों को। ये नारा ये सुनाई दे रहा है कि यहाँ जो सुजान गंगा खाओ कमाओ योजना बताई जा रही है, ये नारा है, ये मैंने जो लिया था शब्द, ये लोगों का नारा है। एक सेक्टर 13 खाओ कमाओ सेक्टर बना दिया गया। देखो जी, अभी मैंने सीवरेज की एसआईटी की बात की थी। अगर देखा जाए तो भरतपुर के लिए अलग से एसआईटी बनी पड़ेगी, चाहे 13 नंबर स्कीम हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे फर्जी पट्टों का मामला हो, चाहे सिमको परपेपोर्टी और जीडब्ल्यू की फैक्ट्री की जमीनों का फ्री होल्ड करने का मामला हो, चाहे डालमिया डेयरी। मैं कह रहा हूं भरतपुर के जांच के लिए इतना बड़ा मैदान है कि अगर कोई अधिकारी जांच करने बैठे ना तो इतना तगड़ा घोटाला 13 नंबर स्कीम में खुलेगा, सीवरेज में खुलेगा, फर्जी पट्टों में खुलेगा। और कौन कौन सी ऐसी योजना, परपेपोर्टी हो चाहे जीडब्ल्यू हो, इनमें खुलेगा। सिमको के स्कूल का तोड़ने का मामला हो, और सबसे तगड़ा सनातन धर्म जमीन का घोटाला हो, चाहे मॉडल पब्लिक स्कूल का घोटाला हो, चाहे सफाई का ठेका देने का घोटाला हो, चाहे सड़कों का काम एक ही ठेकेदार को देना हो, क्वालिटी का फर्क नहीं कराना हो, चाहे यह हो, किस की एसआईटी से भरतपुर में जांच कराना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री को नगर निगम और यूआईटी के अंदर जो भी काम इस प्रकार के हुए उनकी एसआईटी से जांच होना अति आवश्यक है।
जिससे कि आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार के गलत काम नहीं कर सके। क्या आप जैसे जागरूक जो मोइजिज लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या ऐसा कोई संगठन बना के या ऐसा कोई कमेटी बना के या डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री से मिलेंगे जो इन सब बातों पे प्रसंज्ञान लेते हुए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़्यादा जानते हैं, अभी उनके संज्ञान में इतनी नहीं होंगी, हो सकता है संज्ञान में हो, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। मिशन 25 का प्रेशर भी है, मिशन 25 भी देखना है उनको, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित, हाँ सॉरी मिशन 24 मान लो, सीट 25 के लिए मिशन 25 बोलता, तो उसके लिए भी उनका प्रेशर है। तो उनको इनिशियल जो मेन मुद्दे हैं उन पे अभी काम करना है, काम 5 साल का उन्हें समय है, तो 5 साल में वो सारी चीज़ों को देखेंगे। क्या आप उनको सब चीज़ों से अवगत कराएंगे समय समय पर जाके? क्योंकि भरतपुर के विकास के लिए आप सबों का सहयोग जरूरी होगा। बट जी, मैं एक चीज मैंने पहले ही कहा है कि भरतपुर के विकास के लिए मेरे लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जहां इन बातों को पहुंचाने का सवाल है, मैं भजन लाल जी के जो मेरे से ज्यादा नजदीक लोग हैं, मैंने उन लोगों के कानों तक इस बात को पहुंचा दिया गया है कि भाई ये भरतपुर के अंदर ये घटनाएं घटित हुई हैं, ये सारे घटनाक्रम हुए, इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप एक चीज बताइए, विश्व शास्त्री पार्क के अंदर जो तिरंगा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, उसमें आप क्या समझते हैं? कितनी हाइट का फ्लैग है? उसको फ्लैग चढ़ाने का कितना खर्चा है? आप चौपाटी के उद्घाटन का खर्चा कितना है? ये इस प्रकार के तो अनगिनत मामले हैं। इनकी अगर जांच कराने कोई बैठे तो मैं समझता हूं कि इन अधिकारियों से पैसा रिकवर हो सकता है, रिकवर हो सकता है। ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसकी जांच नहीं हो सकती, और ऐसा कौन सा मुद्दा जो जांच नहीं मांगता है? हर मुद्दा, हर प्रकरण यहाँ जांच मांगता है, चाहे चौपाटी का निर्माण हो, चाहे सिमको स्कूल का तोड़ने का मैटर हो, चाहे प्रॉपर्टी की जमीन को फ्री होल्ड करने का मामला हो, चाहे GW की जमीन को फ्री होल्ड करने का मामला हो, चाहे 13 नंबर की स्कीम हो, चाहे सनातन स्कूल हो, चाहे मॉडल पब्लिक स्कूल हो, कौन सा एक जमीन का घोटाला जवान हुआ है? पट्टा पे क्या कहेंगे? फर्जी पट्टा हुआ, फर्जी पट्टे, संगठित गिरोह है। उस गिरोह के मुखिया को हाथ तक नहीं लगा रहे पुलिस, क्यों नहीं लगाई जा रहा है? क्यों नहीं उसको पकड़ा जा रहा है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक व्यक्ति तो मेरे पास ऐसा आया था कि बच्चों की कसम खा रहा हूं, मैंने 10 लाख रुपए इस फलाने व्यक्ति को दिए। मैंने क्या होगा, उस व्यक्ति को बुलाया, उसको 10 की जगह 12 दिए, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मेरे पास अधिकार नहीं है। यहाँ 25 का मिशन है, भजन लाल जी से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर जनता के हिसाब से आप काम करोगे तो 25 का मिशन मिल जाएगा। जनता पे इसको जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार लोगों की नाक में नकेल डाल के इनकी नकेल कसी जाए, और होना चाहिए। रीट पर भी कुछ बोल दें भजन लाल जी? मैं बिल्कुल रीट के SIT उन्होंने नियुक्त की है, मैं ये कहना चाहता हूँ, और रीट के अंदर कोई दोषी हो। भरतपुर से कोई संबंध है रीट का? देखो जी, मैं एक बगैर जांच के परिणाम आए, मैंने कुछ जांच का जिस दिन परिणाम आ जाएगा, मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो चौराहे पे बोलूंगा कि इसको सजा हो। क्यों? कि उसने बेरोजगार युवाओं के साथ एक धोखा दिया है, उनको आज बेरोजगार कर दिया। जो नौकरी लगने वाले थे उनको बेरोजगार कर दिया, जो नौकरी लायक नहीं थे वो आज नौकरी कर रहे हैं। एक गरीब किसान का बच्चा किस प्रकार कर्जा लेके उसने अपने कंपटीशनों की तैयारी की, उनके साथ धोखा हुआ है। हमारे व्यूअर्स, आप भी देख रहे हैं, तमाम बातें आपके सामने, तमाम समस्याएं, तमाम जो सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं इस चैनल के माध्यम से। आप भी लगातार इस बात को वॉच कर रहे हैं, आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही होंगी, तो निश्चित रूप से आप भी कमेंट्स जरूर कीजिए, इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों तक पहुंचे, और वो कमेंट्स करके बताएं कि आखिर भरतपुर में चल क्या रहा है, अब तक हुआ क्या है और अब क्या होना चाहिए, भरतपुर का स्वरूप कैसे बदले। भरतपुर में हम सबको एक साथ मिलके एक जाजम पे बैठ के ये निर्णय लेना होगा कि भरतपुर के मुखिया, भरतपुर के रहने वाले जो बाशिंदे हैं, राजस्थान के जो मुखिया हैं, भजन लाल जी शर्मा से क्या हम कार्य योजना बना के भरतपुर की पेश करें, जिससे कि वो उस पर काम करने के लिए पहल करें और जिससे भरतपुर का सर्वांगीण विकास हो। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, दलगत राजनीति के अलावा जात पात धर्म सबकी राजनीति से उठकर ऊपर बात करना होगा, क्योंकि हम जिस धरती पे पैदा हुए हैं, जो हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि को अगर हम खूबसूरत नहीं बना सकते, सुंदर नहीं बना सकते, उसके भविष्य के लिए अपने बच्चों का भविष्य सही नहीं कर सकते, तो हमारा जीवन कोई औचित्य नहीं रखता, व्यर्थ जाना मानता हूं मैं तो कम से कम। तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए
अपने बुढ़ापे के लिए, अपने जो आगे आपकी संतति आए उनको कम से कम ऐसा भरतपुर दे के जाएं। और ये मौका अब आया है। भरतपुर का लाल भजन लाल कमाल कर सकता है, लेकिन कमाल करने के लिए उसे 1000 हाथ चाहिए। वो 2 हाथों से काम नहीं कर पाएगा, उसे 1000 हाथ चाहिए। और आपके सारे हाथ अगर उसके साथ हों तो भरतपुर तो कहीं से कहीं होगा। क्या जोधपुर, क्या उदयपुर, क्या बांसवाड़ा, क्या भीलवाड़ा, सब पीछे रह जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। क्योंकि भरतपुर की जो भौगोलिक स्थिति है ना, बहुत खूबसूरत स्थिति है। गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। टूरिस्ट सर्किट डेवलप हो सकता है, इतना टूरिस्ट यहाँ रुक सकता है, इतना लाखों टूरिस्ट यहाँ से पास होता है, वो सब भरतपुर में विचरण कर सकता है। भरतपुर की तो दशा ही बदल जाएगी। लेकिन दिशा बदलने के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको दिशा देनी होगी, अपना भी सिस्टम चेंज करना होगा, अपने भरतपुर को अपना घर समझना होगा, अपना मोहल्ला समझना होगा, अपना कमरा समझना होगा, अपना बेडरूम समझना होगा कि इसकी जैसे बेडरूम की हम सफाई रखते हैं ना, जैसे बेडरूम को खूबसूरत बनाते हैं या अपने ड्राइंग रूम को खूबसूरत बनाते हैं, अपने बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं, ऐसा ही बगीचा भरतपुर बनाना होगा। तो इसके लिए आपको सहयोग करना होगा। प्रशासन आपके इशारों पर काम करेगा, जैसी जनता चाहेगी प्रशासन भी उसी हिसाब से चलता है, राजनेता भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो आपको बहुत अच्छा मौका दिया है गिरिराज जी महाराज जी ने। गिरिराज जी महाराज जी के भक्त को राजस्थान का सूबे का मुखिया बनाया है। तो कम से कम अपने इस ब्रज धरा का उद्धार करने के लिए सब लोग एक साथ मिलकर भजन लाल जी का सहयोग करें और उनसे मांग करें, व्यवस्थाएं बनाने में उनका सहयोग करें, सुझाव दें। निश्चित रूप से सुझाव आप देंगे तो उस पर अमल भी होगा। चर्चा भी जारी है। कल नए हमारे साथी यहाँ बैठेंगे, उनसे भी उनके सुझाव लेंगे। आप सभी के सुझाव भी आमंत्रित हैं। जो भी आप भरतपुर के विकास के लिए जो भी आपको संभावनाएं दिखती हैं उसके सुझाव देते रहिए। इंद्रजीत भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और आपने जो सुझाव दिए थे, मैं समझता हूं कि आप अपने जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनके साथ मिलकर इन सुझावों को एक प्रारूप बनाकर कहीं ना कहीं सीएमओ तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इन सुझावों पर उनसे चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी समय मांगा है, मिलने का मैंने जाऊंगा। निश्चित रूप से यही नहीं, बहुत कुछ यहाँ तलाश किया जा सकता है, बहुत कुछ, बहुत संभावनाएं, बहुत संभावना है, दिया जा सकता है। इच्छा शक्ति उनकी है, कर सकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति भी है और इस समय सारी परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल हैं। सबसे बड़ी बात ये अनुकूल है। ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन जो भी मानो वो सारे इंजन सरकार है, 5 इंजन सरकार है। पूरी सरकार चारों तरफ जब अपन कनेक्टेड है अपने इससे है तो अपन को बहुत कुछ मिल सकता है। हमें ये नहीं है कि बीजेपी के हम कांग्रेस, मतलब ही नहीं है, सुझाव देना। हमें पहले भरतपुर के विकास की बात करनी है, पहले मातृभूमि, उसके बाद कुछ है। सौभाग्य मिला है भरतपुर को बस। और हमें तो ये कह रहा हूँ, जाति पाति और राजनीतिक पार्टी छोड़ के हमें भरतपुर के विकास के सुझाव देने चाहिए, अपने काम कराने चाहिए। और काम अगर होगा तो भरतपुर का नाम होगा। गलत आदमी है, कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाना। देखो सजा नहीं, सजा मिलनी चाहिए। अब आपने जैसे कहा भाई, भरत मीनानी जी ने जिस समय भरतपुर को साफ बाजार को साफ किया, आप देखिए पब्लिक ने कितना उत्साह से उनको साथ दिया था। लेकिन इच्छा शक्ति काम करने वाली की होती है, पब्लिक सहयोग करेगी, ये निश्चित है। रास्तों को खोलना चाहिए, खुलने चाहिए। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भरतपुर के अंदर जो जलाशय हैं, उस जलाशयों को प्रशासन के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। पोखर हो, कुंडा हो, तालाब हो, नाला हो, इस पर भी एक काम ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारा सालग्राम कुंडा है, डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। बहुत से कुंडे ऐसे हैं जिनको अभी आवश्यकता है कि देखरेख की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखो अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, विभागों का बंटवारा हो रहा है। विभाग के बंटवारे होने के बाद जब सारे अपने वो होंगे, फर्स्ट जो मीटिंग होगी इसकी मंत्रिमंडल की पहली जो मीटिंग होगी, उसके बाद फिर निर्णय होंगे। ये कार्य योजना जो 100 दिन की तैयार की गई है उसमें भी कार्य होंगे। जल्दी ही चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, आम चुनाव है। तो निश्चित रूप से आप लोग सब सहयोग से अगर उनसे चाहेंगे तो निश्चित विकास होगा। और चर्चा अभी भी जारी है, आप भी अपने सुझाव देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए हमारा नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।